सभी टॉपिकों को आप देखेंगे कि अच्छी तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी साथियों के साथ शेयर करना है दोस्तों, जिससे सभी साथी जो भी आपका पीटीटी की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे जो अगली क्लास आएगी जीके की, उसमें अपन बात करेंगे इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके की मैंने 2-3 क्लासें ली है, जिसमें अपन ने इतिहास के जो 1885 से लेकर 1947 तक जो भी आपकी घटनाएं हुई है इतिहास की, वो सभी घटनाएं मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर ली है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक जो क्लास है वो स्पेशल जो भी आपके दिन होते हैं एक साल में, कितने दिवस, किस दिन कौन सा दिन होता है, कौन सा दिवस बनाया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। वो भी आपको क्लास लेनी है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कल की जो अपनी स्टैटिक जीके की क्लास थी उसमें अपन ने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये तीनों क्लास आपको जरूर देख के जानी है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। जी दोस्तों देखिए, पूछा गया है नहीं गुजरता है, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली। जल्दी से बताना है दोस्तों कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है। 27 जो है आपका नेशनल हाईवे वो कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाली। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1964, 1972, 1973 या फिर 1952। चलिए जी दोस्तों बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। तो इसकी स्थापना आपके 1964 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। कल का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, कल के एग्ज़ाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, आपका जो पेपर है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। टाइम पर आपको समय से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पीटीटी का जो एग्ज़ाम सेंटर आपका आया है वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, एक बार आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको क्या करना है, मैप पर डाल के ज़रूर देख लें कि कहाँ पर ये है, कितनी दूर है, आपको कहाँ जाना है। पहले ही आप वहाँ पर चले जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं हो दोस्तों कि आप वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाएँ और आपका पेपर नहीं हो। समय पर पहुँचिए, एकदम शांत मन से आपको वहाँ पर बैठना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जिस भी भगवान देवता को आप मानते हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और दिमाग को क्या रखना है दोस्तों, शांत रखना है। कैसा रखना है दोस्तों, शांत रखना है। ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन यदि आप करते हैं दोस्तों तो उसमें गलती होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। जितना ठंडे दिमाग से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतने ही आसानी से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों सभी प्रश्नों को आपको अटेंड करना है, 200 के 200 प्रश्न, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जितने ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और ठंडे दिमाग से आपको पेपर करना है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आपका जो पीटीटी का पेपर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार और किसके द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, रिडकोर जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है। एक तरफ तो आपके राजस्थान सरकार है और दूसरी तरफ आपको याद रखना है ILMFS, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था। आपको पता है दोस्तों, नवीनतम जो हवाई अड्डा राजस्थान में अभी जो बना है वो आपके किशनगढ़ में बना है दोस्तों। इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था, अक्टूबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च 2017, जून 2017। तो याद रखना है ये आपके अक्टूबर 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा जो कॉरिडोर है राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। धौलपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर। जी दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है। तो आपको याद रखना है ये आपके धौलपुर से गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें या फिर वर्षा का समान वितरण। जी दोस्तों, राजस्थान जीके के जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिकों को इंक्लूड करके ये आपके मॉडल पेपर बनाया गया है। चलिए
जी दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान में वर्षा का समान वितरण होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? AW, BSHW, CWG और BWHW। देखिए, जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों, वो 3 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसमें कोपेन, त्रिवाटा और थानवेट, ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं आपके, इन तीनों ने अपनी जो प्रयोग है उनके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे कम जो वर्षा वाला जो आपका क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है आपका BWHW। कौन सा है दोस्तों? BWHW। और सबसे बड़ा भी अधिकतर यही है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला भाग है? देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे आपसे, तो वो है आपका माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो वो है आपके झालावाड़, यहीं पर सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहती है, ये आपको याद रखना है। सबसे गर्म जिला पूछे तो वो है आपका चूरू। ठीक है, सबसे गर्म जिला का अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों? अभी मैं आपको चूरू के बारे में बताता हूँ, चूरू और जैसलमेर के बारे में, कि दोनों कैसे आपके आंसर हो सकते हैं। यदि आपका प्रश्न आता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका जैसलमेर, है ना, क्योंकि दिन में सबसे अधिक तापमान होता है और रात में तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका चूरू। सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और सर्दियों में कई बार आपको देखने को पड़ती है, कई बार बर्फ़ भी जम जाती है चूरू के अंदर। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में है और सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपके जैसलमेर में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या फिर जुलाई से सितंबर। जी दोस्तों, लौटते मानसून की जो अवधि है वो है आपके अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो है आपके माउंट आबू। ठीक है, और विश्व में आपसे सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान पूछे तो वो है आपके मासिनराम और चेरापूंजी। ये दोनों जगह आपके कहाँ पर स्थित है, तो भारत में स्थित है। भारत में किस जगह? मेघालय में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहला ही जो ऑप्शन देख के बच्चे क्या करके आ जाते हैं, सवाई मानसिंह SMS देख के अपन सब चीज़ें कहाँ पर करके आ जाते हैं? जयपुर में करके आ जाते हैं, जबकि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है वो आपके जयपुर में नहीं, सवाई माधोपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर। जी दोस्तों, याद रखना, आपके उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र आपके कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? आपको बताना है कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक जो है शिकार निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर शिकार करने की पाबंदी रहती है। चलिए, याद रखना है दोस्तों, वह जिला है आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, केसरबाग वन्य जीव जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और उदयपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, केसरबाग वन्य जीव जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए, याद रखना है दोस्तों, वह आपके धौलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में भालुओं का जो पहला संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? गुड्डा विश्नोई, सुंदा माता, गोगेलाव या फिर साकम्बरी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है दोस्तों, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो दोस्तों आपको याद रखना है, वो है आपके सुंदा माता। कहाँ पर है? जालोर में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था? ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, चावंड शैली या फिर किशनगढ़ शैली। जी दोस्तों,
सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था दोस्तों? जी दोस्तों, याद रखना है सावंत सिंह का जो संबंध है वो आपके किशनगढ़ शैली से है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? जल्दी से बताना है दोस्तों। अमर सिंह जो फर्स्ट है उसके कार्यकाल में चावंड में रागमाला है उसके जो चित्र है किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर या फिर निहाल चंद? जी दोस्तों, निहाल चंद जी है ना, ये निहाल चंद जी दोस्तों आपको याद रखना है, ये निहाल चंद जी का भी जो संबंध है वो कहाँ से है? आपके किशनगढ़ शैली से, ये आपको याद रखना है। अब बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपके निसारुद्दीन। क्या रहने वाला है? निसारुद्दीन रहने वाला है। निहाल चंद के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनका संबंध किस शैली से था, तो किशनगढ़ शैली से था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये अपन ने अभी याद किया सावंत सिंह, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है वो है आपके निहाल चंद। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलती है? चमकीले पीले रंग की और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलती है दोस्तों। मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर हाड़ौती शैली? जी दोस्तों, चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपके रहने वाला है वो है आपके मेवाड़ शैली। कहाँ की है दोस्तों? मेवाड़ शैली। इस शैली के अंदर आपको चमकीले पीले रंग आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाख के लाल रंग भी आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें शिकार को अधिक मान्यता मिलती है ना? शिकार के जो चित्र है वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? अलवर से, जयपुर से, बीकानेर से या फिर कोटा से? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना दोस्तों क्या इसका उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है शिकार से संबंधित आपकी चित्र शैली रहने वाली है वो है आपके कोटा शैली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, बूंदी स्थित रंग महल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था? बूंदी का जो रंग महल है वो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, राव रतन सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, राव छत्रसाल या फिर राव सुरजन सिंह? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला का। याद रखना है दोस्तों, बूंदी के अंदर जो रंग महल स्थित है जो कि आपके सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, उसका निर्माण आपके राव छत्रसाल द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, तात्या टोपे को जो फांसी दी थी दोस्तों उसकी जो आलोचना है किस अंग्रेज अफसर द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स या फिर जनरल एच.डी. रॉबर्ट्स? चलिए याद रखना दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका कैप्टन सावर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विजय सिंह पथिक जो है उनका वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है दोस्तों। भूप सिंह गुर्जर, भाग सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर और बादल सिंह गुर्जर? जी दोस्तों, एक तो आपने यदि अभी तक आपका पीटीटी एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है और ये सोच के बैठे हैं कि हम कल निकलवा लेंगे, तो दोस्तों आप एक काम करिए, आप पीटीटी का एडमिट कार्ड अभी जल्दी से निकाल लीजिए, या अगर आपके पास में ई मित्र की दुकान नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो दोस्तों उसको फ़ोन में डाउनलोड करके अवश्य रखिए, है ना। कल क्या हो, कल किसने देखा हो, कैसा हो, पीटीटी का एडमिट कार्ड निकले नहीं निकले, साइट बिजी रहे कैसी रहे, तो दोस्तों आपको ये काम पहले ही कर लेने चाहिए। ठीक है, विजय सिंह पथिक का आपको मूल नाम पूछा है, तो दोस्तों याद रखना है विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो है आपके भूप सिंह गुर्जर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं? राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बाल मुकुंद बिस्वा, प्रताप सिंह भारत,
नाना भाई खांट या फिर जोरावर सिंह बारट। राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं दोस्तों? चलिए याद रखना दोस्तों, राजस्थान के जो जतिन दास है वो आपके कहलाते हैं बाल मुकुंद बिस्वा जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो जाती है? ऐसे कौन से आपके राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनकी मृत्यु जेल में यातनाओं के कारण हो जाती है, और वो जेल का नाम था दोस्तों बरेली जेल। ऑप्शन आपके सामने हैं, जोरावर सिंह बारट, केसर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और विजय सिंह पथिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है आपका प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, दामोदर दास राठी या फिर सरदार हरदयाल सिंह। जी दोस्तों, चिड़ावे का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है, इन्हें कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी, और लास्ट ऑप्शन है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक अवनालिका जो अपरदन है वो कौन सी नदी द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, चंबल नदी के द्वारा होता है। ठीक है, चंबल नदी को चौवनवती नदी भी कहते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र पूरे जो 12 महीने बहने वाली नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम है वो आपके मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये यमुना नदी में जाके, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी यही है, तो इस नदी का जहाँ अपुआ क्षेत्र होगा वहीं पर तो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन बनेगा, तो वो है आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? बीकानेर, कोटा, करौली, डूंगरपुर। जल्दी से बताना दोस्तों, जिप्सी फेरस जो मिट्टी है राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, कोटा, करौली, डूंगरपुर। चलिए याद रखना दोस्तों, जिप्सी फेरस अगर मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो ये आपके बीकानेर जिले में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या फिर पूर्वी भाग? जी दोस्तों, जल्दी से बताना, एंटीसोल जो मृदा है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? चलिए याद रखना है दोस्तों, ये आपका एंटीसोल जो मृदा है वो आपके रेगिस्तानी एरिया में देखने को मिलती है, वो है आपका पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिश्रित लाल व काली मिट्टी कौन से आपको जिले में देखने को मिलती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलती है? पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर और धौलपुर, करौली। जी दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? चलिए जी दोस्तों, याद रखना है, इसका जो उत्तर है ये आपके रखना है आपको याद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पर पाई जाती है? आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान का दक्षिणतम जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से ही राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश होता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको पता है, गुरुम, छज्जा, पवित्रम, ट्रिक आपको बताई हुई है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है? आपको बताना है नालीनुमा अपरदन इनमें से कौन से जिले में पाया जाता है? अभी अपन ने देखा था अवनाली का जो अपरदन होता है उसी को ही नालीनुमा अपरदन कहते हैं। ये आपके अगर क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती के क्षेत्र में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है तो वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों, यदि मुख्य रूप से आपको जगह पूछी जाती है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो देखिए जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सिरोही। तो देखेंगे आप, कोटा जो है वो इसमें सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बीहड़ भी आप मान सकते हैं। बीहड़ जो है वो सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको?
करौली, धौलपुर, कोटा, इन जगह पर ही देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विजय सिंह पथिक का पूरा नाम क्या था? चलिए मूल नाम अपन देख चुके हैं, क्या नाम था दोस्तों? भूप सिंह था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। परमवीर चक्र जो है उससे सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम राजस्थानी कौन थे? शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह या फिर होशियार सिंह? चलिए याद रखना है दोस्तों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम आपके राजस्थानी थे, उनका नाम था पीरू सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोतीलाल जी तेजावत थे, उनका संबंध किस गांव से था? ऑप्शन आपके सामने है, फलासिया, कोलियारी, सामलिया या फिर मानगढ़? जी दोस्तों, चलिए एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो है डी में आपको मानगढ़ लिखा हुआ है, इसका आपको हत्याकांड बताना है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। बात करते हैं मोतीलाल तेजावत जी के गांव से, तो आपको याद रखना है मोतीलाल जी जो तेजावत थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी कोलियारी गाँव से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बाणासुर का शहीद नाम से कौन से व्यक्ति जो है वो जाने जाते हैं? आपको बताने दोस्तों, बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है? केसर सिंह बारट को, मेजर शैतान सिंह को, प्रताप सिंह बारट को या फिर हवलदार मेजर पीरू सिंह? चलिए अभी अपन बात करी थी दोस्तों मेजर पीरू सिंह के बारे में, पहले राजस्थानी जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। प्रताप सिंह बारट के बारे में अपन ने बात की, ऐसे आपके स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी हत्या आपके जेल में हो जाती है, यातनाएं सहते सहते बरेली जेल में। और बात करें बाणासुर का शहीद, तो आपको याद रखना है उनका नाम है आपके मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। अगला प्रश्न आपके लिए सामने है, आपको आराम से इसको पढ़ना है और उत्तर देने की कोशिश करनी है दोस्तों। प्रश्न है आपका, सन 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताना है दोस्तों, सन 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? केसर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी या फिर राव गोपाल सिंह खरवा? ये दोस्तों याद रखना है, इसकी जो स्थापना है वर्धमान स्कूल की जो स्थापना है वो जयपुर में सन 1960 में हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्धमान स्कूल की स्थापना कब होती है? 1960 में। कहाँ होती है? तो जयपुर में। किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है अर्जुन लाल सेठी द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना है। चलिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सिर्फ पीटीटी में काम नहीं आएंगे, अपितु आगे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें आपकी राजस्थान जीके पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अगला है आपका, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बप्पा रावल के काल में, महाराणा लाखा के काल में, राणा सांगा के काल में या फिर राव चोड़ा के काल में? पिछोला झील जो है दोस्तों उसका निर्माण एक बंजारे द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? तो वो होता है आपके महाराणा लाखा के काल में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो उनमें से एक है? ये आपको बताना है। ठीक है, बनास, काली सिंध, समोद या फिर जवई? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसमें 3 नदियां तो ऐसी दे रखी है जिससे आपको साफ साफ पता चल जाए कि वो सांबर नदी में जाके नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। जवाई किसकी सहायक नदी है? तो कई बार पूछा जाता है, ये आपके लूणी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? जल्दी से बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसको शामिल नहीं किया गया है? फतेह सागर, आना सागर, निक्की या फिर राजसमंद?
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है राजसमंद झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकी झील कहाँ पर है आपको तो याद रखना है आपके जहाँ पर माउंट आबू है सिरोही के अंदर, वहीं पर आपके निकी झील आपको देखने को मिलती है। मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखून से इस झील को खोदकर बनाया है, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान की ऊंचाई पर स्थित एक सबसे ऊंची झील, ये भी आपको याद रखना है। आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था और कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की या फिर नमकीन पानी की झील नहीं है? रेवासा, जेत सागर, डीडवाना, कावोद। चलिए दोस्तों, बात करें खारे पानी की झीलें की तो आपको याद रखना है रेवासा, सीकर, डीडवाना, कावोद, सांबर, पंचभद्रा, डेगाना। ये जो सभी आपको नाम है ना, ये आपको अधिकतर पूछे जाते हैं। ये है खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से। रेवासा सीकर के अंदर है, डीडवाना आपके नागौर में आता है, सांबर आपके जयपुर में आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है रेवासा, काओ, डीडवाना, सांबर, पंचभद्रा, डेगाना, ये सभी जो जगह है ये आपके खारे पानी की झीलें हैं। तो बात करें जेत सागर जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? बावड़ी, जोहड़, बेरा और खूं। जल्दी से बताना है दोस्तों। शेखावटी आपका जो क्षेत्र है इसके अंदर जो कुएं होते हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इससे कहते हैं जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़। जोहर नहीं, जोहर तो क्या होता है, जो रानियों द्वारा किया जाता है ना, अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया जाता है उसको जोहर बोलते हैं। और जो जोहड़ है वो क्या होता है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से कौन सी जो प्रख्यात स्त्री का नाम बताना आपको, जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय आया होने का दायित्व निभाया था? चलिए आपको ये बताना दोस्तों, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? गोरा दाय, हीरा दाय, दुर्गा दाय या फिर सोना दाय? चलिए दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर रहने वाला है गोरा दाय। ठीक है, मारवाड़ की पन्ना दाय किसे कहते हैं? गोरा दाय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, टोडगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर आपके चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का ऐसा निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है? मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा ऐसा जिला है। जी दोस्तों, बात करें ऐसे ज़िले की तो ऐसे दो ज़िले हैं। ठीक है, तो पहला जो ज़िला है वो है आपके बाड़मेर और दूसरा जो ज़िला है वो है आपके गंगानगर। ये दो ही ऐसे ज़िले हैं जो कि आपके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, बाकी आपका हनुमानगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सिर्फ राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसलमेर और बाड़मेर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के कितने ज़िलों से लगती है? तो क्योंकि आपका जो पेपर है वो पुराने मैप और पुराना जो आपका ज़िले जो है उसके आधार पर ही बनेगा दोस्तों। तो रेड क्लिफ रेखा कितने राज्यों से लगती है, सॉरी कितने ज़िलों से लगती है? तो आपके 4। ठीक है, चलिए अगला है आपका, रेड क्लिफ रेखा जो है वो कब अस्तित्व में आती है? तो आप सभी जानते हैं सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तब आपके रेड क्लिफ रेखा जो है वो अस्तित्व में आती है। सर रेड क्लिफ द्वारा जो भारत और पाकिस्तान के ये जो बीच में ये रेखा खींची गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है आपके 1070 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अलग अलग रेखाओं के नाम अपन याद करें तो रेड क्लिफ रेखा तो आपने देख ली किस किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक आपको याद रखना है मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा, ये किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वो कौन से समझौते में होता है? तो शिमला समझौते में होता है, ये भी आपको याद रखना है। डूरंड रेखा कहाँ पर है? तो ये आपके जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान जो है
इन दोनों की जो सीमा है उसको अपन कहते हैं डूरन रेखा। पहले जो पाकिस्तान था वो भारत में ही आता था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो हल्की सी जो छोटी सी आपके बॉर्डर बनती है उसको भी अपन क्या कहते हैं, डूरन रेखा कहते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर ये जो है वो किसके बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। और पाक जल संधि किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। मतलब आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी भी अन्य आपके राज्य से नहीं लगती है। तो जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। देखिए इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जयपुर जो और भीलवाड़ा। ये दोनों ऐसी जगह है दोस्तों जो आपके दूसरे राज्य से साझा करती है। जयपुर की जो सीमा है वो हरियाणा से लगती है, ठीक है, और भीलवाड़ा की जो सीमा है वो आपके एमपी से लगती है। कहाँ से लगती है, एमपी से लगती है। बांसवाड़ा जो है दोस्तों इसकी जो सीमा है आप जानते हैं गुजरात से साझा होती है। साथ ही साथ दोस्तों जोधपुर जो है वो ऐसी आपके ज़िला है जिसकी सीमा जो है वो किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर्वाधिक सीमाएं कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक जिलों से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके है पाली। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मोटा राजा ने जो उदय सिंह थे दोस्तों, उन्होंने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था। सलीम, बहादुर शाह, खुर्रम या फिर सदावत खां। जगत गुसाई जो है दोस्तों वो किस मुगल बादशाह की पत्नी थी दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, उनका नाम था आपके सलीम। सलीम किसके पुत्र थे, आपके अकबर के पुत्र थे, जिनका जो राजा बनता है, राज्याभिषेक होता है, तो इन्हीं का नाम क्या हो जाता है दोस्तों, जहांगीर हो जाता है। यही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी। आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवाहा या फिर शाकंभरी के चौहान। अब देखिए पुष्कर से संबंधित है तो दोस्तों पुष्कर के पास अजमेर, अजमेर से आप याद रख सकते हैं शाकंभरी के चौहान इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम जो है वो क्या है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह या फिर लाखा, और आपको दे रखा है मोकल। इन चारों को आपको बताना है, सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, लास्ट में कौन होता है। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है यही बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमीर, फिर क्षेत्र सिंह, फिर लक्ष्य सिंह या फिर लाखा, और फिर आपको याद रखना है मोकल। चलिए अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है। आमेर दुर्ग जयपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जल्दी से बताना दोस्तों, किलकिला तोप का संबंध किससे है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो आपके जय बाण तोप है, जो कि आपके जयपुर में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और किलकिला तोप जो है दोस्तों ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर आपको प्रेस करना है, जिससे कोई भी आपको नोटिफिकेशन, पीटीटी का रिजल्ट, पीटीटी के लिए कितनी सीटें, कितना काउंसलिंग करवानी है आपको, कब इसके आपको काउंसलिंग के फॉर्म भरेंगे, कितनी क्या फ़ीस रहने वाली है, कैसे कॉलेज अलॉट होंगे, उन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एकदम फ्रेश माइंड से आपको कल का पेपर देख के आना है। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए धन्यवाद।